पूर्वांचल की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती हुई है। माना जाता है कि इस पूरे इलाके में करीब 50% ज्यादा ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, जीत उसकी तय हुई है। 2017, 2022 के विधानसभा और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन मिला। नतीजतन केंद्र राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज हुई। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों का सहारने के लिए तमाम जतन इस बार की हैं। ऐसे में बसपा ने भी पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और आइए हमारे संवाददाता से जानते हैं कि क्या है हॉट सीट वाराणसी, गोरखपुर, घोसी, गाजीपुर, मिर्जापुर की फाइट। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से और नितिन गोस्वामी हमारे साथ चंदौली से जुड़ रहे हैं। उनसे हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और तमाम चीजों को बड़ी बारीकी के साथ समझेंगे। उपेंद्र क्योंकि पूर्वांचल के सियासी नब्ज को बड़े करीब से समझते हैं, कई सालों से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों को बड़े करीब से उन्होंने कवर किया है। कई लोकसभा के, कई विधानसभा के चुनाव वो बतौर पत्रकार कवर कर चुके हैं। सीधे उपेंद्र के पास सबसे पहले रुख करते हैं। उपेंद्र, जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान होना है, पूर्वांचल की ये पूरी बेल्ट है, किस तरीके के समीकरण हैं, कौन कौन मुद्दे प्रभावी लग रहे हैं और जिस तरीके से विपक्ष और तमाम इंडी गठबंधन के दावे करते हैं, ऐसे में आप ग्राउंड पर क्या रियलिटीज देख रहे हैं? देखिए, ग्राउंड पर साफ तौर पर अनुपम दो तीन बड़ी बातें हैं। पहली बात ये कि ये पूर्वांचल के उस क्षेत्र में अब ये चुनाव होने जा रहा है 1 जून को, जहां पर एनडीए का कुनबा लड़ रहा है, यानी कि भाजपा के साथ एनडीए का पूरा कुनबा है। जैसा आपने कहा, अपना दल एस हो या फिर ओम प्रकाश राजू की पार्टी सुभाषपा हो। तो अब यहां पर एक परीक्षा ये होगी कि क्या सुभाषपा और अपना दल एस अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। घोसी सीट की अगर हम एग्जाम्पल लें तो सीट पर जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उस पर हार हुई थी और उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। तो क्या उपचुनाव का नतीजा अलग होता है, उपचुनाव का माहौल अलग होता है, लोकसभा चुनाव का माहौल अलग होता है? ये सवाल बेहद लाजमी है और ये बिल्कुल सत्य है कि उपचुनाव जैसा माहौल नहीं है, लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे हैं। दूसरी बात कि जिस तरीके से रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की सीट आप देखें तो वहां पर प्रत्याशी इस बार बदला है अपना दल एस ने। तो क्या प्रत्याशी बदलने के साथ उनका जो फार्मूला है वो हिट हो पाएगा, ये देखना होगा। गाजीपुर में ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये इस सीट पर बीजेपी ने पारसनाथ राय के रूप में नए प्रत्याशी को उतारा है, तो क्या वो वहां का जो जातीय गोलबंदी है उस गोलबंदी को तोड़ पाएंगे या फिर एक बार फिर गाजीपुर का नतीजा वही होगा जो पिछले चुनाव में होगा, क्योंकि इस बार संगठन वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वाराणसी के बारे में कुछ भी कहना अब मुझे लगता है कि दर्शक समझते हैं, तो वाराणसी की तो यहाँ पर चर्चा अब दूसरे मायनों में होने लगी है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें, चंदौली से खुद जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे वो तीसरी बार मैदान पर है और लेकिन उनके पास सारी उनकी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि जो चंदौली सीट है उस पर खुद वाराणसी की 2 विधानसभा शिवपुर और 2 आती हैं और ये दोनों सीटों पर वाराणसी का बहुत प्रभाव है। वाराणसी में विकास की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका बहुत प्रभाव है, तो ये की ताकत है। लेकिन जो चंदौली में जिस तरीके से जाति बंदी हुई है, नए जाति समीकरण उभर के आए हैं, तो ये देखना होगा कि क्या महेंद्रनाथ पांडे उन जाति समीकरणों को तोड़ पाएंगे, चूंकि वहां पर इंडी गठबंधन लड़ रहा है। उपेंद्र, लेकिन अगर मिर्जापुर की बात की जाए, मैं रोक रहा हूं आपको, जाहिर तौर पर मिर्जापुर की अगर बात करें तो जिस तरीके से मिर्जापुर के समीकरणों में कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। राजा भैया का भी नाम निकलकर सामने आया कि वो भी प्रचार करने के लिए वहां पर जा सकते हैं। कई फैक्टर्स जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए अलग अलग फैक्टर्स पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी बताए जा रहे हैं। ग्राउंड क्या कह रहा है? देखिए, मिर्जापुर जाहिर तौर पर जो कुर्मी बाहुल सीट है और इसीलिए अपना दल एस की जो अध्यक्ष है सुप्रिया पटेल, उन्होंने मिर्जापुर सीट को चुना था, 2 बार वो जीती। लेकिन वहां पर अगर हम पटेल कुर्मी वोट के बाद बात कर ले, जैसा कि आप तो ओबीसी वोट है तो उसमें सबसे पहले पटेल वोट है और उसके बिंद भी बड़ी संख्या में है। तो क्या वहां पर जिस तरीके से बीजेपी
जो समाजवादी पार्टी है उसने बीजेपी के ही नेता को वहां पर प्रत्याशी बनाया है, तो क्या वहां पर समीकरण बदल पाएगी समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन, या फिर जिस तरीके से भाजपा ने मिर्जापुर से सटी हुई जो सीट है भदोही, वहां पर अपने ही एक विधायक को टिकट दिया, तो क्या वो उसका असर मिर्जापुर की सीट पे पड़ेगा? क्योंकि मिर्जापुर और भदोही बिल्कुल अगल बगल की सीटें हैं, तमाम सारे गांव हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं आऊंगा अभी आपके पास आके और बातचीत करेंगे। एक बार रुक करते हैं चंदौली का। नितिन गोस्वामी वहां से साथ हैं, जो चंदौली और आसपास के क्षेत्र की बड़ी सियासी उठापटक को भी देखते रहते हैं। नितिन, बताइए क्या तस्वीर आप इस बार चंदौली में देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं आसपास और कैसे इस बार के दंगल के गणित को समझा जाए? देखिए, दंगल के गणित की बात करेंगे तो राजनीतिक दल जो तमाम यहाँ पर चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जातीय आधार बनाया है। आपको बता दें, चंदौली की बात किया जाए तो यहाँ से बड़े ब्राह्मण चेहरे जो पूर्वांचल में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और देश के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को यहाँ तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया। खास बात यह है कि चंदौली में क्षत्रिय मतदाता का खासा असर रहता है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन की तरफ से वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन फिर वही बात जब चुनावी गणित की आती है तो ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि गैर यादव ओबीसी को एक बड़ा मतों का एक जो संग्रह है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। साथ ही दलित वोटरों में पासवान और कुशवाहा ऐसे वोटर हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो दलित वोटरों में सेंधमारी करते हुए साथ में 2.5 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, तो इनको आधार बनाते हुए और गैर यादव ओबीसी जो मत हैं उनको आधार बनाते हुए एक जातीय समीकरण भाजपा ने बनाया है। और पिछली बार का जब इलेक्शन की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र मौर्य मतों को साधने के लिए एक मौर्य कैंडिडेट यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जातीय आधार पर आगे जरूर दिख रहे हैं। लेकिन यह फैसला 4 तारीख को आएगा जब गिनती होगी, और 1 तारीख को जब मत पड़ेंगे उसके पहले अभी 6 से 7 दिन है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी गणित साधने लगे हुए हैं। हाँ नितिन, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र बता रहे थे कि जो असर है वाराणसी में जो टिप्स हैं उसका कहीं ना कहीं असर चंदौली की सीट पर भी पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा कुछ होता हुआ दिखाई देगा? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से सटी हुई सीट है चंदौली। और आपको बता दें 2 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र की अजगरा और शिवपुर वाराणसी से आती है, और शायद यही वजह है कि पिछले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मार्जिन लेके बनारस से आई थी और चंदौली की 3 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी मत मिले थे, यहाँ भी सीट जीती। तो 10 से 12 हजार से पिछले इलेक्शन में ये भारतीय जनता पार्टी विजय तब हुई थी जब सपा और बसपा साथ मिलकर लड़ी थी। अब बसपा का कैंडिडेट भी है और साथ में इंडी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह मैदान है। ऐसे में चंदौली को निश्चित लाभ होता है, इसलिए दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। एक ये चूंकि प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से हुई यह सीट है, और दूसरी जो गैर यादव ओबीसी के जो मत हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान जरूर दिख रहा है। ये जो तमाम सर्वे हुए हैं और साथ साथ जब हम लोगों ने मतदाताओं से है तो गैर यादव जो ओबीसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही दलित जो वोटर्स हैं उसमें पासवान और कुशवाहा ये जो वोटर्स हैं इनकी भी संख्या करीब 1 लाख के करीब है, और वो कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो चंदौली के हैं कुशवाहा और पासवान बिरादरी के वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे देखे जा रहे हैं। तो ये एक चुनावी गणित जरूर उभर के सामने आई है, लेकिन सीधी लड़ाई की बात किया जाए तो चंदौली और आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिली। बिल्कुल नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और तमाम पहलुओं पर बड़े विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो